नमस्कार। अ, मैं डॉक्टर मनु मेहता आपको आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में बताऊंगी। इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन क्या है? हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है? हमें कितनी दूरी पर पृथ्वी से इसे रखना चाहिए? और इस अंतरिक्ष स्टेशन में किस प्रकार अंतरिक्ष यात्री अपना समय बिताते हैं? सबसे पहले आइए जानें कि अंतरिक्ष स्टेशन है क्या? बड़े-बड़े मॉड्यूल या प्रयोगशालाएं अंतरिक्ष के अंदर जहां मनुष्य बहुत लंबे समय तक रह सके और प्रयोग कर सके, इसको अंतरिक्ष स्टेशन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एकमात्र अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। इससे पहले कई अंतरिक्ष स्टेशन गए हैं, जैसे कि रूसी सैल्यूट, अल्माज, मीर, अमेरिकी स्काईलैब, इस तरह से। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसको मैं अब से आईएसएस के नाम से बुलाऊंगी अगले पूरे सत्र में। आईएसएस अंतरिक्ष में नौवां मानव चालक दल स्टेशन है। इसकी कक्षीय ऊंचाई यानी कि ऑर्बिटल हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी से कितनी दूरी पर यह चक्कर लगा सकता है? तो आईएसएस पृथ्वी की सतह से लगभग 420 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और इसका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन यानी कि झुकाव 52 डिग्री यानी कि 52 डिग्री है और यह बहुत ही तेज गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसकी गति है लगभग 7.5 किलोमीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर ये लगभग 7.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब ये पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगभग 93 मिनट में पूरा कर लेता है। तो यदि हम 24 घंटे का के हिसाब से अनुमान लगाएं, तो एक दिन में लगभग 16 बार यह पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है। अंतरिक्ष में भेजी गई अब तक की मानव के द्वारा सबसे बड़ी कृत्रिम वस्तु है आईएसएस। इसका वजन भी बहुत ज्यादा है, लगभग 4 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा। और ये इसका जो अनुपात है लगभग 70 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि एक फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा। तो इस प्रकार का इसका साइज है। आइए एक रोचक गतिविधि के बारे में जानें। आप अपने घर पर बैठे या जहां पर भी आप हैं, आप आकाश में अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अपनी जगह के बारे में बात करती हूँ। मैं इस समय देहरादून में हूँ। तो मान लीजिए मैं देहरादून में जानना चाहती हूँ कि अगला अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस का विजिट कब होगा मेरी लोकेशन पर। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, एक वेबसाइट है spotthestation.nasa.gov.in। आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अपनी लोकेशन को सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है देहरादून। यहाँ पर मैं सर्च में करूँगी, डालूँगी और उसके बाद आप अपने स्टेशन को स्पॉट करेंगे। ये इस प्रकार से आपको एक सर्कल दिखाई देगा अपने लोकेशन के आसपास। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन पूछा जाएगा व्यू साइटिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कि हम ये जान सकेंगे कि इस लोकेशन पर नेक्स्ट विजिट कब है। तो जब मैं उस पर क्लिक करूंगी तो मुझे बताएगा कि आने वाले संडे को 2 अक्टूबर या मंडे 3 अक्टूबर इतने बजे इतनी विजिबिलिटी, इतनी देर की विजिबिलिटी होगी, इतनी इसकी लगभग हाइट होगी और ये उसका लगभग डायरेक्शन होगा, कब तक ये रहेगा और कब ये डिसअपियर हो जाएगा। इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप उस पर्टिकुलर डेट पर अपने छत पर जाकर आकाश में देखकर आईएसएस का पता लगा सकते हैं। पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, 7.5 किलोमीटर से पर सेकंड से भी ज्यादा। तो जैसे ही आप इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, हो सकता है ये उतनी देरी में ही उस लोकेशन को क्रॉस कर जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से
इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले 1.5 घंटे पहले आईएसएस कहाँ था, ये आपको पीली लाइन के द्वारा दिखाई दे रहा है। तो आप इस प्रकार से ये जो पीली रेखा है, पीली लाइन जो जा रही है, ये आपको बताएगी कि 1.5 घंटा पहले आईएसएस कौन-कौन सी लोकेशन पर विजिट किया है और 1.5 घंटे बाद ये कौन-कौन सी लोकेशन पर विजिट करेगा। ये आप सफेद लाइन से देख सकते हैं। जहाँ पर आपको ये डार्क रीजन दिखाई दे रहा है, मतलब उन जगहों पर इस समय रात है और ये वाले जगह पर इस समय दिन है। तो इससे पहले कि हम और चीजें जानें आईएसएस के बारे में, आइए जानें कि आईएसएस बनाने का निर्णय किसने लिया, इसका क्या इतिहास रहा है। तो 1984 में एक अमेरिकी प्रस्ताव था जिसको स्पेस स्टेशन फ्रीडम कहा जाता है। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसे अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया जाए जिसका उपयोग हम लो अर्थ ऑर्बिट में कर सकें। इसमें अंतरिक्ष यात्री को आवास भी मिल सके और इसके अलावा वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति भी हो सके, यानी कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा सके। तो 1998 से शुरू होकर 2011 तक कई कंपोनेंट्स इसमें स्थापित किए गए हैं। इसका जो जैसे कि मैंने बताया कि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। सबसे बड़ी कृत्रिम मानव के द्वारा भेजी गई वस्तु आईएसएस है अंतरिक्ष के अंदर। तो इसको किस प्रकार से असेंबल किया गया, अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग कंपोनेंट्स अंतरिक्ष में भेजे गए और फिर अंतरिक्ष में ही इनका इंटीग्रेशन किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कई देशों के झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये हमें बताता है कि कितनी ज्यादा इंटरनेशनल सेंटिमेंट्स इसके साथ जुड़े हैं। जैसे कि कई अमेरिकी, रूसी, जापानी, कनाडियन, इतालवी, जर्मन, फ्रेंच, स्वीडिश, डेनिश, बेल्जियम, ब्राजीलियाई और भी कई देशों के एस्ट्रोनॉट्स या अंतरिक्ष यात्रियों ने आईएसएस का दौरा किया है। इसमें कई प्रकार के मॉड्यूल्स हैं। कुछ अमेरिकी मॉड्यूल हैं, कुछ इसमें रूसी मॉड्यूल्स हैं, कुछ इसमें जापानी मॉड्यूल्स हैं, कुछ यूरोपियन मॉड्यूल्स हैं, कुछ कैनेडियन मॉड्यूल्स हैं। कई मॉड्यूल्स इसके अंदर लगाए गए हैं। आइए अब जाने कि माइक्रोग्रेविटी क्या होती है। आप सब लोगों ने इस प्रकार के वीडियोस कई बार देखे होंगे इंटरनेट पर, जिसमें अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस स्टेशन में इस तरह फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या एक्सपेरिमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं या एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है माइक्रोग्रेविटी? माइक्रो का अर्थ है सूक्ष्म और ग्रेविटी का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। तो सूक्ष्म यानी बहुत छोटा। यह सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण ऐसी स्थिति है जहां आपको गुरुत्वाकर्षण बहुत छोटा लगता है, यानी कि ग्रेविटी है तो सही पर उसका इफेक्ट बहुत कम फील होगा। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष यात्री अपने अंतरिक्ष यान में या बाहर निकलकर स्पेस वॉक कर सकते हैं। इसका मतलब जीरो ग्रेविटी या शून्य गुरुत्वाकर्षण नहीं है, लेकिन फिर अंतरिक्ष यात्री वहां कैसे तैर लेते हैं या कैसे फ्लोट कर लेते हैं, क्योंकि वो फ्री फॉल में है। फ्री फॉल क्या है? जैसे कि मान लीजिए आप किसी जगह पर खड़े हैं और एक बॉल, वो आप एक गेंद को फेंकते हैं, कुछ दूरी पर जाकर वो गेंद गिर जाएगी। थोड़ी और जोर से उसको फेंकेंगे तो थोड़ी दूरी पर गिर जाएगी। इस प्रकार से यदि हम उसको इतनी फोर्स के साथ, इतनी जोर से अगर हम उसको फेंकेंगे कि उसका गिरने का कर्व और अर्थ का कर्व अगर वो मैच हो जाए, तो वो हर एक पॉइंट पर गिरेगी, पर वो उसका गिरने का कर्व अर्थ के कर्व से मैच कर जाएगा। ऐसा होने से ऐसा लगेगा कि वह गेंद या वह बॉल उस सभी इस पृथ्वी के चारों ओर गिर रहे हैं। इसी प्रकार आईएसएस या कोई भी स्पेस स्टेशन या उसका चालक दल और उसमें सवार सभी वस्तुएं पृथ्वी के चारों ओर गिर रही हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन उस गति से परिक्रमा कर रहा है जो पृथ्वी। तो इस प्रकार से आप किसी भी सैटेलाइट को ऐसा मान सकते हैं कि वो फ्री फॉल में है और वो वहां माइक्रोग्रेविटी का फीलिंग होगा। पर याद रखिएगा, इसका मतलब जीरो ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है। अब आइए देखें, इस तरह की कुछ एनिमेशंस आपने देखी होंगी।
ये क्या दर्शाती है कि आईएसएस हर 93 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसका मतलब हर 46 मिनट्स पर सूर्योदय और सूर्यास्त होगा। तो पूरे दिन में, एक दिन में या 24 घंटे में 16 बार सनराइज और सनसेट हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार की एनिमेशंस आपने कई बार देखी भी होंगी। अब आईएसएस पर किस प्रकार की रिसर्च की जा सकती है? एस्ट्रोबायोलॉजी, मटेरियल साइंस, फिजिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस वेदर, मीटियोरोलॉजी, स्पेस मेडिसिन, ह्यूमन लाइफ साइंसेस, कई प्रकार की एप्लीकेशंस हैं जो कि आईएसएस पे रहकर हम कर सकते हैं। कि आपने देखा होगा इस प्रकार के वीडियोस, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक पौधा जो कि अंतरिक्ष स्टेशन के ऊपर ही उगाया गया है, उसको ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। पर इन सब का यूज क्या है? क्योंकि भविष्य में लंबी अवधि के मिशन किए जाएंगे और उस समय भोजन उगाना जीविका की कुंजी हो जाएगी। और विभिन्न सूक्ष्म जीवों के साथ साथ पौधों पर कठोर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है। यानी कि कैसे वो इतने कठोर वातावरण में अपने आप को जिंदा रख पाएंगे। इस प्रकार की बायोलॉजिकल रिसर्च की जा रही है। फिर एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिसर्च है, जिसमें जैसे कि ब्रह्मांडीय धूल, कॉस्मिक डस्ट या रेज, डार्क मैटर और एंटी मैटर और इस प्रकार की अन्य खगोलीय वस्तुओं और घटनाओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। रेडिएशन में बहुत लंबे समय तक यदि हम रहते हैं, तो या जो अंतरिक्ष यात्री अपना उसमें कुछ समय बिताते हैं, क्योंकि वो रेडिएशन के संपर्क में हैं और माइक्रोग्रेविटी के संपर्क में हैं, तो उनके कुछ बुरे प्रभाव जीवन पर पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हड्डियों का नुकसान हो सकता है, मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं। इस प्रकार की रिसर्च भी आईएसएस पर की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दो भाई हैं, एस्ट्रोनॉट कैप्टन स्कॉट कैली और उनके ट्विन ब्रदर हैं, रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट कैप्टन मार्क कैली। तो यहाँ पर कई ऐसे सवालों के जवाब हमें मिले कि माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक रहने से हमारी शरीर पर किस प्रकार के प्रभाव होते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह के वीडियोस भी आते हैं जिसमें अंतरिक्ष यात्री बच्चों को के लिए या स्टूडेंट्स के लिए अंतरिक्ष के बारे में जानने के, प्रेरित करने के लिए कुछ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो कुछ एजुकेशनल आउटरीच भी आईएसएस पर नियमित रूप से की जाती है। फिलहाल नासा को ऐसी उम्मीद है कि 2030 तक इस स्टेशन को संचालित किया जा सकेगा। इसके बाद जब ये खत्म, इसका जीवन खत्म हो जाएगा, तो अगले अंतरिक्ष स्टेशन मिशंस हैं, जैसे कि एक्सियोम स्पेस, नॉर्थ ऑफ वुमन और ब्लू ओरिजिन, नैनो क्रैक, इस तरह से कुछ और मिशंस आईएसएस की जगह ले लेंगे और माइक्रोग्रेविटी से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसमें कार्य किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे ग्रहों पर भी मानव चालक दल मिशन के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो ये था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में थोड़ी सी बातचीत आप सब लोगों से। अब आइए जानते हैं स्पेस टूरिज्म यानी कि अंतरिक्ष पर्यटन क्या है। आज तक कितने लोग अंतरिक्ष में गए हैं? अगर इसका आंकड़ा हम देखें तो टोटल 600 से ऊपर यात्री अंतरिक्ष में गए हैं, जिनमें से 70 से ज्यादा महिलाएं हैं और 530 से ज्यादा पुरुष हैं। तो कुछ व्यक्ति जिनको आप शायद जानते होंगे, जैसे कि डेनिस टिटो, जो कि 2001 में 60 वर्ष की आयु में अंतरिक्ष में गए थे। उन्होंने इस अंतरिक्ष की यात्रा स्पेस पर्यटक के रूप में की थी, ना कि एस्ट्रोनॉट के रूप में। तो उनका एक सपना था जो कि उन्होंने देखा था बचपन से, और 7 दिवसीय यात्रा के लिए
आईएसएस में वो गए थे और उन्होंने भारी धनराशि भी खर्च की थी। इसी प्रकार से आप शायद इनको भी जानते होंगे, इनका नाम है अनुशे अंसारी। ये एक सफल उद्यमी हैं और ये भी एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली महिला थी। और इनफैक्ट ये एकमात्र महिला पर्यटक हैं जिन्होंने अंतरिक्ष की अपनी यात्रा का खर्च स्वयं उठाया। ये 10 दिनों तक आईएसएस में रही थी। तो स्पेस टूरिज्म या या अंतरिक्ष पर्यटन कितने प्रकार का होता है? मूल रूप से यह 3 प्रकार का रहता है, ऑर्बिटल, सब ऑर्बिटल और लूनर। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ऑर्बिटल का अर्थ है पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाना। तो ये है एक ऑर्बिटल फ्लाइट का एग्जाम्पल। सब ऑर्बिटल का मतलब है आप पृथ्वी से ऊपर एक ऊंचाई तक जाएंगे और फिर वापस लौट आएंगे। तो एक ऑर्बिट में लगातार परिक्रमा नहीं करेंगे, बल्कि एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में जाकर फिर आप वापस आते हैं। फिर तीसरा प्रकार का स्पेस टूरिज्म आजकल जो बहुत ही इंटरेस्ट जिसमें दिखाया जा रहा है वह है लूनर लूनर टाइप ऑफ स्पेस टूरिज्म। तो हम बात करेंगे इन तीनों के बारे में, पर उससे पहले जान लेते हैं कि किस प्रकार के यान हैं जो कि हमें अंतरिक्ष पर्यटन का लुत्फ उठाने में मदद कर सकते हैं। जो कि इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है स्पेस कैप्सूल्स। इसमें क्या रहता है कि एक क्रू मॉड्यूल रहता है और एक सर्विस मॉड्यूल रहता है। अब क्रू मॉड्यूल के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स या फिर हमारे स्पेस टूरिस्ट यहाँ पर रहते हैं, और सर्विस मॉड्यूल जो इसकी हेल्प करने के लिए, इसको ऊपर ले जाने के लिए काम में आता है। इसका दूसरा तरीका है स्पेस में जाने का, स्पेस प्लेन की फॉर्म में। इसका आप शेप देख सकते हैं, ये एक प्लेन की तरह से है। ऊपर आपका क्रू मॉड्यूल है फिर से, लेकिन इसकी जो पूरी शेप है वो एक एरोप्लेन के तरह से है। तो इसको हम इसलिए स्पेस प्लेन कहते हैं। इंडिया ने भारत में आपने सुना होगा रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, और ये इंडिया भी इसमें प्रयास कर रहा है निरंतर। 3 मेजर प्लेयर्स हैं इसमें, वर्जिन गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स। जैसा कि इसकी शेप से आप देख सकते हैं, वर्जिन गैलेक्टिक एक स्पेस प्लेन के आकार में है। यहाँ पर 2 हेल्पिंग प्लेन्स हैं और ये जो है मेजर प्लेन जो आगे अंतरिक्ष में ले जाती है। तो ये एक अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। इसकी स्थापना रिचर्ड ब्रांसन ने की थी, और इसमें हम अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाने के लिए स्पेसशिप 2 का उपयोग करते हैं। ये एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सब ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने बोला था, पृथ्वी से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई पर ले जाकर और फिर वहां से वापस लाया जाता है। तो इसमें 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है और फिर इसे इसके मूल जहाज से छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा ब्लू ओरिजिन भी एक स्पेस टूरिज्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यान है। इसको भी हम सब ऑर्बिटल फ्लाइट के लिए ही यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं स्पेस प्लेन की तरह नहीं, एक स्पेस कैप्सूल की तरह इसका डिजाइन किया जाता है। और इसका लॉन्च व्हीकल का नाम है न्यू शेफर्ड। तो न्यू शेफर्ड बाकी सब ऑर्बिटल व्हीकल्स की तुलना में यदि आप देखें तो यहाँ पर जो क्रू मॉड्यूल है इसमें बहुत विशाल खिड़कियां हैं, और ये अंतरिक्ष में इस तरह की विशाल खिड़कियों का होना एक अपने आप में चैलेंजिंग फैक्ट है। तो ब्लू ऑरिजिन में बड़ी बड़ी खिड़कियों वाला क्रू मॉड्यूल है, और ये वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग में क्रू रेटेड लॉन्च व्हीकल है। इसका नाम अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी, जिनका नाम है एलन शेफर्ड, इनके नाम पर रखा गया।
फिर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स भी एक रीयूजेबल ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि पिछला जो हमने ये ब्लू ऑरिजिन देखा या वर्जिन गैलेक्टिक देखा, ये दोनों ही सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स हैं। लेकिन जो स्पेस एक्स है, ये एक ऑर्बिटल फ्लाइट है, यानी कि ये आपको जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको, या अंतरिक्ष पर्यटक हैं उनको एक ऑर्बिटल फ्लाइट में लेके जाएगा। कुछ समय तक यात्री वहां भ्रमण कर सकेंगे पृथ्वी के चारों ओर, और उसके बाद इसे वापस लाया जाएगा पृथ्वी पर। तो यह प्रथम चरण का रॉकेट है, जो कि प्रक्षेपण के बाद वापस उतरने में भी सक्षम है। तो तो ये है स्पेस एक्स। अब सवाल है कि आप कैसे एक अंतरिक्ष पर्यटक बन सकते हैं। तो अंतरिक्ष पर्यटक बनने के लिए सबसे पहले आपकी इच्छा होनी चाहिए कि आप अंतरिक्ष में भ्रमण कर सकें और कुछ एक्सप्लोर कर सकें। दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, क्योंकि अब आज की स्थिति में इस तरह के पर्यटन में बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च आता है। जैसे कि हमने बोला कि सब ऑर्बिटल भी है और ऑर्बिटल फ्लाइट्स, दोनों का ही ऑप्शन है। तो क्योंकि सब ऑर्बिटल में आपको एक छोटी दूरी पर जाकर वापस आना है, तो वहाँ पर आपको कम मनी व्यय करना पड़ेगा। जैसे कि ब्लू ऑरिजिन में 1.9 करोड़ लगभग, और वर्जिन गैलेक्टिक में लगभग 3.5 करोड़। लेकिन जो ऑर्बिटल फ्लाइट्स हैं, जहाँ पर आपको लगभग 400 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है स्पेस में, और वहाँ पर कुछ समय बिताना पड़ता है, वो उसका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है, लगभग 400 करोड़ से भी ज़्यादा। तो हो सकता है भविष्य में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, ये खर्चे बहुत कम हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पर्यटन का लुत्फ उठा सकें। अब करें अगर हम माइक्रोग्रेविटी को ऑब्जर्व करने की या एक्सपीरियंस करने की, जरूरी नहीं है कि आप इतना खर्चा करके और ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स में ही जाएं। इसके अलावा भी आप वेटलेसनेस या माइक्रोग्रेविटी को फील कर सकते हैं अंतरिक्ष में गए बिना। तो वो कैसे होता है, और वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं। कई लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और पर्यटन का एक तरह से एंजॉय भी कर लेते हैं। तो 0G फ्लाइट इसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब आप पृथ्वी के ऊपर हैं तो आपको ग्रेविटी, पूरी ग्रेविटी फील होती है, लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ एक फ्लाइट, सपोज आप फ्लाइट से जाते हैं, तो लगभग 7600 मीटर के ऊपर यहाँ पर हम नोज अप करते हैं, और लगभग इस इतने पीरियड के दौरान, जो कि लगभग 20-22 सेकंड तक लास्ट करता है, और इस पीरियड के दौरान आप को वेटलेसनेस फील हो जाती है। इस पैराबोला में जब तक हम हैं, तब तक हमें वेटलेसनेस फील होगी। यहाँ पर इससे पहले आपको हाइपर ग्रेविटी का फील होगा। हाइपर ग्रेविटी मतलब जितनी ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की सतह पर है, उससे ज्यादा फील होगी, लगभग 20 सेकेंड के लिए, जो कि 1.8 जी के बराबर है। इस समय भी और उतरते हुए भी आपको इतनी ज्यादा ग्रेविटी फील होगी। इसको हाइपर ग्रेविटी कहा जाता है। लेकिन इसके दौरान, इन दो पीरियड्स के दौरान, जो हाइपर ग्रेविटी का पीरियड है, इनके बीच में लगभग 20-22 सेकेंड का विंडो ऐसा मिलता है जिसमें आपको जीरो ग्रेविटी फील होगी, बिकॉज आप एक पैराबोलिक कर्व के अंदर मूव कर रहे हैं। तो इस तरह आप माइक्रोग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या किया जाता है कि एक बार एक फ्लाइट ली जाती है, लगभग 20-22 सेकेंड के लिए आपने माइक्रोग्रेविटी का फील की, एक्सपीरियंस की। उसके बाद फिर से अगली फ्लाइट ली जाएगी। तो इस तरह से करके आप 10-12 फ्लाइट्स लेके टोटल कुछ मिनट्स के लिए वेटलेसनेस या माइक्रोग्रेविटी इसको फील कर सकते हैं। अलावा वर्ल्ड व्यू भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपका
कम खर्चा होता है, लेकिन आप जो अंतरिक्ष पर्यटन में होने वाले एक्सपीरियंसेस को फ़ील कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लगभग 1 लाख फीट की ऊँचाई पर ले जाया जाता है। इसमें आपके पास 2 क्रू मेंबर्स भी होते हैं और आप 6 या 8 पर्यटक भी इसमें आ सकते हैं। और यहाँ से आप अर्थ का पूरा कर्वेचर देख सकते हैं, यहाँ पृथ्वी का पूरा कर्व यहाँ दिखाई देता है। आप स्पेस को, डार्क स्पेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप एक सिनॉप्टिक व्यू को देख सकते हैं यहाँ। तो इस प्रकार आप कुछ एक्सपीरियंसेस स्पेस में जाने के वर्ल्ड व्यू इस तरह के बलून्स से भी ले सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना इस सत्र की समाप्ति करती हूँ। अगर आपके मन में इस विषय पर कुछ सवाल हैं, तो हम उसको ले सकते हैं। मैं भी 5 मिनट के गैप के बाद मैं आपके कुछ सवाल देख सकती हूँ। धन्यवाद।